आप लोगों को नहीं लगा कि क्या ही अजीब सा मैच खेल के गई हैं आज दोनों टीमें, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब। पंजाब का तो ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से खेल रहे हैं कि जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राजस्थान का ऐसा लग रहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे। अजीब तरीके का मैच हुआ है आज। खैर, शुरुआत में जब मैच हुआ, जब शुरू, तो टॉस में पता चला कि शिखर धवन आ ही नहीं रहा है। शिखर धवन का वैसे भी कोई मुझे भरोसा नहीं था कि वो क्या करने वाला है। वो जिस तरीके से वो एसआरएच के अगेंस्ट आउट हुआ था, उससे तो मुझे थोड़ा डाउट ही हो गया उसके ऊपर। लेकिन आज चलो ठीक है, सैम करन नहीं आया, लिविंगस्टन आ गया। लिविंगस्टन आ गया, लेकिन इन लोगों ने लिविंगस्टन को उतारा कहाँ? कौन से नंबर पे उतारा है? 7वें नंबर पे उसको बैटिंग करने उतारा है यार। 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हो आप इन लोगों को, और उसके बाद इनको 7वें नंबर पे बैटिंग करने बुलाओगे। आज तो चलो वैसे भी चलो गनीमत है कि उसको बॉलिंग दे दी, बॉलिंग मिल गई उसको, लेकिन अदरवाइज लिविंगस्टन 7वें नंबर पे नहीं आता है। उसको जितेश शर्मा की जगह आना चाहिए था। चलिए खैर, वो तो अपन बाद में बात करेंगे। टॉस जीत के राजस्थान रॉयल्स ने तो, उनको तो पहले बॉलिंग लेनी ही थी। बॉलिंग हमेशा 95% केसेस में पहले बॉलिंग ही होती है, वो सिवाय लखनऊ की, वो जो उन्होंने अपनी थर्ड क्लास पिच बना के रखी हुई है वहां पे। उसके अलावा तो सभी जगह पहले सब लोग बॉलिंग ही करते हैं। अब आज इन लोगों ने जब शुरुआत की तो जॉनी बेयरस्टो, हमारा जॉनी बेयरस्टो का तो कुछ, अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच में ही नहीं खिलाएंगे आज उसको, लेकिन आज भी खिला लिया, चलो ठीक है। लेकिन शुरुआत में वो क्या करता है, वो एका चौका वोका मार देता है, तो ऐसा लगता है कि आज तो पता नहीं है, तो बॉल ही फाड़ देगा। लेकिन उसके बाद फिर अल्टीमेटली वही हुआ, 19 बॉल में 15 रन बना के आउट। और वो अथर्व तायडे को लेके आए। अब अथर्व तायडे को आप कुछ इसलिए नहीं बोल सकते कि उसका तो पहला मैच था, और आते साथ ही वैसे वो नॉर्मली वन डाउन आता है। अब आज उसको ओपन करना पड़ा क्योंकि शिखर धवन नहीं खेल रहा था। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि प्रभसिमरन सिंह को इनको ओपन करवाना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, इन लोगों की प्लानिंग क्या है। संजय बांगड़ वहां बैठा बैठा क्या कर रहा है, और प्रभसिमरन सिंह भी नहीं चला। पिछले 2-3 मैचेस में उसका कुछ भी स्कोर नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये प्रभसिमरन सिंह के ऊपर भी तलवार गिरने वाली है। फिर उसके बाद सैम करन ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके का शॉट मारा आज। जिस टाइम वो खेलने आया चौथे नंबर पे, अब आप कप्तान भी हो, चौथे नंबर पे बैटिंग करने भी आ रहे हो। मैंने मान लिया कि उस टाइम तक आपको समझ में आ गया था कि विकेट में उतना ज्यादा पेस नहीं है और बॉल उतनी अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही है। हालांकि विकेट में देखने में तो बाउंस भी लग रहा था। बड़ी अजीब सी बात हो रही थी आज कि विकेट में बाउंस भी लग रहा था, लेकिन वो बॉल शायद कुछ रुक के आ रही थी या क्या हो रहा था, जिसकी वजह से शॉट्स नहीं पड़ रहे थे इन लोगों से। और सैम करन ने तो सीधे सीधे हाथ में ही दे के क्या यार शॉट मारा केशव महाराज के ऊपर। सैम करन को कप्तान होने के बाद थोड़ा सोचना चाहिए था कि भैया तुम जब चौथे नंबर पे आए हो तो अब विकेट इनका कब गिरा है? पहला 27 पे गिरा चौथे ओवर में, फिर दूसरा 41 पे 7वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह आउट हुआ, जॉनी बेयरस्टो आउट हुआ है 8वें ओवर में, और उस टाइम इनका स्कोर था 47 रन। फिर उसके बाद सैम करन 10वें ओवर में आउट हुआ है जब 52 रन थे इनके स्कोर। कि 2 ओवर में इन्होंने 5 रन बनाए और उसमें भी ये लोग आउट हुए। क्या यार, किस तरह की बैटिंग की है इन लोगों ने। सैम करन ने आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है बैटिंग में। मुझे लग रहा था कि ये आज लंबा खेलेगा। पिछले मैच में जिस तरह से खेल रहा था एसआरएच के अगेंस्ट, मुझे लग रहा था कि ये कुछ कर देगा। आज इसको शायद और कप्तानी भी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेगा, लेकिन बहुत ही बेकार गड़बड़ काम किया। अब बाद में वो तो अच्छा हुआ कि जितेश शर्मा ने थोड़ा सा 24 बॉलों में 29 रन बना दिए, 2 छक्के मार दिए, 1 रन 1 चौका मार दिया। आज वो उसको थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि समझ में आई होगी कि भैया रन तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हालांकि शुरुआत में उसके भी नहीं लग रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइप का दिख रहा था वो भी, लेकिन आखिरी में चलो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल तो हो गया कंसीडरिंग द होल स्कोर ऑफ द मैच। दोनों टीमों ने जिस तरह से बैटिंग की है। लियम लिविंगस्टन शुरू में तो स्लो खेल रहा था, लेकिन बाद में जाके उसने मार दिए 2 चौके 1 छक्का मार दिया। कुल मिला के 14 बॉल में 21 रन बनाए उसने। लेकिन वो भी अब 7वें नंबर पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बैट्समैन को आके मारना भी है और वो सब कुछ करना है। नाउ एट द सेम टाइम ही वॉज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो। अब आशुतोष शर्मा को इन्होंने लिया। अब आशुतोष शर्मा का आज मुझे ताज्जुब है कि इसको ये लोग इम्पैक्ट सब में क्यों लेके आते हैं, इसको मेन टीम में क्यों नहीं खिलाते।
मेन टीम में खिला लो भैया इसको। ये लेकिन ये इनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि किसकी जगह खिलाएंगे। अब हर्षल पटेल, ये प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे बॉलर्स और बैट्समैन के ऊपर 11-15 करोड़ जब दे दिए होते हैं आपने, तो मजबूरी हो जाती है आपको इनको खिलाना। क्या करें? ये तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि सैम करन को भी 18 करोड़ इन्हें नहीं देने चाहिए थे। अब सैम करन ठीक है, आज उसको भले विकेट मिल गए, लेकिन मतलब वो तो राजस्थान ने अपनी खुद करके मुसीबत मोल ले ली थी। अदरवाइज राजस्थान को इजीली ये मैच जीतना चाहिए था। और जब इन लोगों ने फाइनली 147 रन बनाए, अब 147, इन लोगों के 16 ओवर में 103 रन थे। 5 विकेट तो इनके 72 रन पे ही कितने पे हो गए थे, 5 विकेट 70 रन पे हो गए थे इनके। फिर उसके बाद 103 रन पे इनका 6वां विकेट गिरा है जब जितेश शर्मा आउट हुआ है 17वें ओवर में। तो उसके बाद से तो मतलब मेरे ख्याल से तो 147 इन लोगों ने ठीक ठाक ही रन बना लिए थे। लेकिन ये थोड़ा सा अगर ढंग से खेलता सैम करन तो ये लोग इसको खींच के ले जा सकते थे 165 तक, 170 तक आराम से ले जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने बहुत गड़बड़ बैटिंग की, बहुत ही ज्यादा। अब क्या होता है, बाद में एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये चीज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करके हम बड़े स्मार्ट बन रहे हैं। अरे ये तो साफ साफ वहां दिख ही रहा था कि सैम करन को ऐसा शॉट मारने की क्या जरूरत थी यार। तू खेलता तो जरा यार, कुछ तो करता। हाथ में शॉट मार के चला गया। अब उसके बाद जब बैटिंग इनकी राजस्थान की शुरू हुई, तो राजस्थान का तो जैसा मैंने कहा शुरू में, मुझे तो ये लग रहा था कि ये सोच रहे हैं कि बस ये तो अरे ये तो मतलब गाजर मूली की तरह निपटा देंगे इनको। लेकिन हुआ वहां क्या, यशस्वी जायसवाल, देखिए यशस्वी जायसवाल जिस तरह से आज खेल के गया है, ये कोई बहुत इंप्रेसिव पारी नहीं है। 28 बॉलों में 39 रन जो उसने बनाए हैं, मतलब हम साफ देख रहे थे कि कितना स्ट्रगल कर रहा है वो। अब बात वही हो रही है जो पहले 4-5 मैचेस में जो तुमने बदतमीजी के शॉट मार मार के आउट हुए, अब तुमको तकलीफ हो रही है। और साथ ही साथ अब प्रेशर हो गया है परफॉर्म करने का। दूसरी बात ये भी डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि टेरेबली कुछ गलत परफॉर्मेंस हो जाए पूरे आईपीएल में, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि T20 वर्ल्ड कप से ही मेरा नाम बाहर हो जाए। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बाकी अभी तो बाकी टीमों के 8-8, 9-9 मैचेस बाकी हैं। उनमें से किसी बैट्समैन ने अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया तो यशस्वी जायसवाल के ऊपर बिल्कुल तलवार लटक सकती है। क्योंकि देखिए करंट फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करंट फॉर्म हमेशा आदमी का देखा ही जाता है। हाँ, बिल्कुल एकदम नया प्लेयर कोई अगर परफॉर्म कर भी देगा तो वो टीम में नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग सर्किट में अभी जो चल रहे हैं, जो प्रोबेबल्स में हैं, इनमें से अगर कल को कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है तो यशस्वी जायसवाल की जगह आ सकता है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल का तो ऐसा है कि उसके लिए तो शुभमन गिल ही कॉम्पिटिटर है। अभी शुभमन गिल का क्या है कि T20 वर्ल्ड कप में जगह उसकी पक्की नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा तो है ही भाई, अभी तक तो एस्टेब्लिश्ड वो ओपनर्स हैं इंडियन टीम के। और शुभमन गिल नंबर 3 पे तो आ नहीं सकता, नंबर 3 पे आना है विराट कोहली को, नंबर 4 पे आना है सूर्या को, तो फिर शुभमन गिल की जगह बनती नहीं है। लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल फेल हुआ तो शुभमन गिल अंदर आ जाएगा। तो ये यशस्वी जायसवाल को भी टेंशन होगा इस चीज का। लेकिन बहुत ही उसके खेलने के तरीके से लग रहा था ही इज लुकिंग कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, और उसको अब प्रेशर आ रहा है कि अब मुझे रन बनाने हैं। और वैसे भी ये 30, 40, 39 से ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये तनुष कोटियान बेचारा, मुझे उसके ऊपर तो दया ही आ रही थी। वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आज पहला मैच था उसका और ओपन ही करना पड़ गया उसको बटलर की वजह से। तो बेचारे ने 31 बॉल में 24 रन बनाए बड़ी मुश्किल से। मुझे तो ये लग रहा था कि उसको ये हर बॉल पे सोच रहा होगा कि यार मैं किसी तरह आउट ही हो जाऊं क्या करें। तो अब नए प्लेयर को आप कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने भी कोई बहुत अच्छा गेम नहीं खेला है। यशस्वी जायसवाल ने मतलब पहले 8 ओवर 2 बॉल पे जब तनुष कोटियान आउट हुआ है उस टाइम 56 रन स्कोर था, तो आप 7 के रेट से रन बना रहे थे और यशस्वी जायसवाल वहां खेल रहा है। भैया जब तुमने खेल ली यार 20-25 बॉल खेल ली तो फिर तो कुछ करो, फिर तुम्हें करना ही है कुछ। ऐसा थोड़ी कि तुम टीम की लगा के चले जाओगे बिल्कुल बुरी तरह से। आज इन लोगों ने क्या किया है, 8 ओवर के बाद से 8 से 15 के बीच में इन लोगों ने कुछ 50-55 रन बनाए हैं। क्या रन बने इन लोगों के, तो इसी वजह से वहां इन लोगों ने मैच का कबाड़ा कर दिया। और बाहर से मुझे ताज्जुब होता है इस बात को सोच के कि ये बाहर से संगाकारा और ये बड़े बड़े ये
ये सब बैठे हुए हैं, इन लोगों को मैसेज नहीं भेजना चाहिए कि भैया तुम यू आर प्लेइंग टू स्लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उसके बाद क्या, ये रियान पराग आया, और रियान पराग उसके पहले तो खैर संजू सैमसन। अब संजू सैमसन ने तो फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पे बॉल उतनी आसानी से आ नहीं रही थी बल्ले के ऊपर, और नए बैट्समैन के लिए आके मारना ऐसे विकेट पे मुश्किल हो जाता है। उसने फिर भी 14 बॉल में 18 रन बनाए। फिर जब उसने कोशिश की मारने की, उस टाइम एक बढ़िया बॉल डाल दी रबाडा ने, कर दिया आउट उसको, एलबीडब्ल्यू हो गया वो। और रियान पराग से भी आज जम नहीं रही थी। उस टाइम तक तो बॉलर्स को समझ में आ गया था कि हमको क्या बॉलिंग करनी है, और उन्होंने उसको भी बांध के रख दिया बड़ी मुश्किल से। एक तो वो एज का छक्का लग गया अर्शदीप की बॉल पे, हालांकि उसी ओवर में वो आउट भी हो गया, क्योंकि वो तो मारने की सिचुएशन तो आ ही गई थी इन लोगों की। आखिरी में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। 16 ओवर में राजस्थान के 105 रन थे, और उसके बाद 4 ओवर में इन लोगों को 43 रन बनाने थे, और उसके बाद क्या हालत कर ली इन लोगों ने। बहुत ही खराब बैटिंग की है राजस्थान ने। लेकिन वो तो आप देखिए, ताज्जुब है कि ये ध्रुव जुरेल से खैर बनी नहीं आज, और शिमरन हेटमायर, ये लड़का मुझे हमेशा ऐसा लगता है, ये 3-4 साल पहले की बात है, एक बार इसने ऐसे ही मैच जिताया था, और उस टाइम की सिचुएशन, ये तो बेचारा ऐसा इसकी किस्मत है कि ये जब आता है इसको 10-12 बॉल से ज्यादा खेलने को मिलती नहीं है, और उसके बाद क्या होता है कि ये इसको सिचुएशन भी ऐसी मिलती है कि अब तुझे 10 बॉल में 20 रन बनाने हैं, 10 बॉल में 25 रन बनाने हैं। ऐसा ही इसने एक शायद दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेला था, और उसके बाद जब पोस्ट मैच इंटरव्यू इसका हुआ, तो उसमें कमेंटेटर ने पूछा इससे, शिमरन हेटमायर से, कि यार तुमको ये लगता नहीं है कि तुम ऐसी सिचुएशन में आते हो और तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है, तुम्हें सेट होने का टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसने इतना प्रोफेशनल आंसर दिया और इतना सही आंसर दिया। उसने कहा भैया इसी बात की तो हमको सैलरी मिलती है कि यही हमारा काम है, और इस बात के पैसे मिलते हैं हमको, तो हमें तो ये करना ही है, उसमें क्या बड़ी बात है। मतलब ये देखिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी आदमी का, कोई बैट्समैन। जबकि शिमरन हेटमायर ऐसा नहीं है कि वो कोई बिल्कुल ही लपाड़ेबाज है, ऐसा टुल्ला, ये नहीं है वो। लेकिन क्या है, उसकी सिचुएशन हमेशा ऐसी आती है कि उसको ऐसे ही मौके पे बैटिंग करने को मिलती है, जब बिल्कुल 250 के आस्किंग रेट से बनाने हो, 250 के स्ट्राइक रेट से आपको रन बनाने हो मैच जीतने के लिए, और बॉलें बची हैं बिल्कुल 9 या 10 या 12, तो ऐसी सिचुएशन में आके कई बार बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होके बोल भी देते कि अरे यार क्या यार, हमेशा तुम लोग मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हो, और जब कंफर्टेबल होता है तो तुम लोग ऊपर से ही मैच जिता के रन बना के ले आते हो, तो मुझे भी तो कभी रन बनाने का मौका दो। लेकिन उसका एटीट्यूड ये था, इतना पॉजिटिव, कि बोला नहीं, मुझे तो आई गेट द सैलरी फॉर दिस ओनली। तो ये इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मतलब इससे बढ़िया टीम मैन कौन हो सकता है जो ये कहे कि हाँ ठीक है, बाकी लोग खेल रहे हैं और मेरा काम ये है तो मैं करूंगा, मुझे करना है ये काम, इसी बात की मुझे तनख्वाह मिल रही है। बहुत ही बढ़िया। आई रियली रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एंड रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर ऑल्सो। रोमन पावल ने अपना काम कर दिया, 5 बॉलों में 11 रन ठोक दिए, 2 चौके लगा दिए, उसने सैम करन को पीट दिया। और आखिरी में ये हमारे ये अपने हर्षल पटेल, मतलब बताइए आप, आखिरी में इन लोगों को 3 ओवर में 35 रन कितने बनाने थे, उसके बाद हर्षल पटेल ने छक्का पड़वा दिया। मतलब क्या यार, तुम वही वाली बात है, 11 करोड़ रुपए लेके तुम एंड टाइम पे जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम लेग स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हो, उसने छक्का मार दिया। वो तो बैठा ही है शिमरन हेटमायर, तो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं यार ये हर्षल पटेल, क्या मतलब कितना क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और ये समझना चाहिए इन लोगों को कि इतने इतने पैसे लेने के बाद तुम्हारा काम यही है भैया। नॉर्मल सिचुएशन में तो बाकी लोग कर लेंगे ना बॉलिंग, वो हरप्रीत बरार कर लेगा नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन 11 करोड़ रुपए तुमको मिले हैं, तुमको ऐसी सिचुएशन के लिए मिले हैं। जो शिमरन हेटमायर कहता है वही बात हर्षल पटेल के ऊपर लागू होती है कि भैया जब आपको ऐसी सिचुएशन में मैच बचाना है, उसी के लिए तो आपको 11 करोड़ दिए गए, लेकिन वहां तो आप बत्ती सी दिखा के चले जाते हो, फिर पिट पिटा के। क्या है यार, बहुत ही ज्यादा मूड खराब कर दिया है। पंजाब के हाथ में था वो आखिरी ओवर, तो फिर जब वो 10 रन होते हैं तो सामने शिमरन हेटमायर है। हालांकि अर्शदीप ने बहुत अच्छा ओवर फेंका, पहली 2 बॉल बहुत अच्छी फेंकी है, वो लास्ट 3rd बॉल पे छक्का मार दिया उसने। अब ऐसे में तो यही होता है, बैट्समैन बल्ला घुमाता है,
बॉलर यॉर्कर करने की कोशिश करता है, लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हो उसमें। यॉर्कर का तो ऐसा ही है, 1-2 इंच इधर उधर हुई तो बस, तो 2 छक्के मार के उसने मैच खत्म कर दिया। अब कुछ होना नहीं था उसमें। तो चलिए, ये हो गया। ये मजा तो ज्यादा नहीं आया, आखिरी के 4 ओवर में बस मैच थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया, जब मैच थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि किसी भी साइड जा सकता है। लेकिन राजस्थान के पास विकेट्स काफी बाकी थे। इन लोगों को विकेट बचा के रखना इनको काफी फायदेमंद रह गया। हालांकि ये इसको मैच को जल्दी खत्म कर सकते थे और इनको करना चाहिए था। इन्होंने नेट रन रेट का अपना बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, ये करना चाहिए था इनको। अब जो भी है, कोटियान नया है, जो भी है, उसको बोलना चाहिए था कि भाई तुम फास्ट खेलो, कुछ भी करो। तो ये इन्होंने मौका मिस कर दिया। आज का मैच इनको 16-17 ओवर में खत्म करना चाहिए था, क्योंकि इनके तो विकेट गिरे ही नहीं थे ना। इनके जो राजस्थान के तीसरा विकेट गिरा था 89 पे और चौथा गिरा है 113 पे, रियान पराग जब आउट हुआ है। तो मतलब आप 113 तक तो आप 3 विकेट पे ही खेल रहे थे ना, तो आपको 34-35 रन बनाने थे और आपके पास 7 विकेट बाकी थे, और आपने उसके बाद 4 विकेट और गिरा दिए और मैच फंसा दिया बिल्कुल लास्ट ओवर तक। तो ये बात तो बहुत गलत है। राजस्थान ने कहा ठीक है, हम तो चाहते थे कि राजस्थान हारे, पंजाब जीते, तो कुछ जरा सा पंजाब ऊपर आए और राजस्थान थोड़ी पकड़ में आए। अब राजस्थान जीत गई मैच। अब कल के जो मैचेस हैं, पहला मैच है केकेआर का और लखनऊ का कोलकाता में। तो उस मैच में तो मुझे लगता है कि कोलकाता इनको बहुत बुरी तरह धरने वाली है, बहुत बुरी तरह धोएगी लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ जो जिस तरीके से पिछले 2-3 मैचेस उन्होंने अपने घर में खेले हैं, तो उनको वो गंदी आदत पड़ी होगी वो सड़े हुए विकेट पे, और कोलकाता में जाके मिलेगा एकदम धुआंधार पटाखा टाइप का विकेट, तो वहां लखनऊ की बहुत ज्यादा धुलाई होने वाली है। और मयंक यादव अगर नहीं आया ना, तो इन लोगों का तो कबाड़ा ही हो जाएगा। बहुत पीटेंगे केकेआर वाले। देखते हैं कल क्या होता है केकेआर और इसके मैच में। और दूसरा मैच मजेदार होने वाला है मुंबई और सीएसके के बीच में वानखेड़े में। अब देखिए, वहां पे जिस तरह का पहला मैच हुआ, पिछला मैच हुआ था, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसमें बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो गया और मतलब कुछ रहा ही नहीं। बेचारे उन लोग, आरसीबी के हाथ में कुछ था ही नहीं। जितनी ज्यादा ड्यू आ गई थी, बाद में उनके बॉलर्स के तो हाथ में बॉल आ ही नहीं रही थी। अब ये तो अब होना मुझे लगता है कि वही है कि बाद में ड्यू आएगी, और ड्यू आएगी तो बाद में जो भी बैटिंग बॉलिंग करेगी उसकी हालत खराब होने वाली है। तो अब हम तो ये मनाएंगे कि सीएसके टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे, और देखते हैं मुंबई बाद में बैटिंग करके बताओ। फिर अगर तुम इतने बड़े सूरमा हो तो बाद में फिर बॉलिंग करके मैच जीत के बताओ। तो देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे कल के दोनों मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Thank you so much.